और इसमें गिवन क्या क्या है नोट कर लिया इतना। अब इसमें हर एक प्रोसेस का बर्स्ट टाइम क्या है ये गिवन है। इसका है 2, P1 का है 2, P2 का है 3, P3 6, P4 2, P5 2, P6 4, P7 5 एंड P8 4। ये क्या है, क्या गिवन है? सीपीयू शेड्यूलिंग में आपके पास प्रोसेसेस का ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन दिया हुआ है एंड दीज आर द बर्स्ट टाइम ऑफ ईच प्रोसेस। ठीक है, अब क्वेश्चन लिखिए, कंसीडर द डिपेंडेंसी ग्राफ बिटवीन द प्रोसेसेस, कंसीडर द डिपेंडेंसी ग्राफ बिटवीन द प्रोसेसेस at what time all the processes complete their execution using two CPUs। अब सिंगल प्रोसेसर नहीं है, अब मल्टी प्रोसेसिंग कर रहे हैं तो मल्टीपल प्रोसेसर है, तो मल्टीपल में एक से ज्यादा है, कितने हैं? 2 हैं, मल्टी प्रोसेसर। ठीक है, at what time all the processes complete their execution using two CPUs, that is two processor, using two processor। ठीक है, नोट लिखिए इसी में। पहला फर्स्ट आपको क्या चीज का ध्यान रखना है, फर्स्ट यूज नॉन प्रीएम्प्टिव मोड। आपको नॉन प्रीएम्प्टिव मोड में शेड्यूलिंग करना है। इसका मतलब ये एक बार कोई प्रोसेस किसी एक प्रोसेसर में चला गया तो पूरा एग्जीक्यूट होकर ही बाहर आएगा। ठीक, दैट इज नॉन प्रीएम्प्टिव। तो फर्स्ट नोट इज यूज नॉन प्रीएम्प्टिव मोड। देन सेकेंड, one process cannot share the two CPUs at the same time or both the CPUs at the same time। एक बार में कोई भी एक प्रोसेस जिस भी सीपीयू में शेड्यूल होगा वो उसी सीपीयू में शेड्यूल होगा, बार बार शेयरिंग नहीं करेगा, इधर चले गया फिर उधर चला गया फिर इधर एग्जीक्यूट हो गया आधा उधर एग्जीक्यूट हो गया, नहीं। टू मेक द टास्क इजियर उन्होंने 2 पॉइंट लिखा है ताकि आप डिसीजन ले पाओ कि शेड्यूलिंग कैसे करें। तो सिंगल सीपीयू होता था और जो हम लोग गैंट चार्ट बनाते हैं वो किसके लिए बनाते हैं? सीपीयू के लिए बनाते हैं, सीपीयू की शेड्यूलिंग के लिए, ये दिखाने के लिए कि कौन से टाइम में क्या हो रहा है, ऑपरेशनल शेड्यूलिंग बोलते हैं जिसको। ठीक, तो यहाँ पे 2 सीपीयू है तो ये फर्स्ट सीपीयू के लिए एक गैंट चार्ट और दूसरे सीपीयू के लिए भी एक गैंट चार्ट मुझे नीचे बनाना पड़ेगा, है ना? दूसरे सीपीयू के लिए भी एक गैंट चार्ट मुझे बनाना पड़ेगा क्योंकि दोनों साथ में काम करेंगे ना, 2 प्रोसेसर्स हैं। अब बताइए, अब इस डिपेंडेंसी ग्राफ को थोड़ा सा समझिए। इसका मतलब क्या है, देखो प्रोसेस P1 एग्जीक्यूट होता है, उसका एग्जीक्यूशन टाइम क्या है? 2 टाइम यूनिट है। एंड आफ्टर एग्जीक्यूशन जब P1 कंप्लीट हो जाता है उसके बाद 2 प्रोसेसेस जनरेट होते हैं। कौन कौन से? P2 एंड P3 आफ्टर कंप्लीशन ऑफ P1। इस ग्राफ का मतलब ये, P1 के कंप्लीशन के बाद 2 प्रोसेसेस जनरेट होते हैं, उनका बर्स्ट टाइम गिवन है। ठीक, ये दोनों प्रोसेस P2 एंड P3 दे कैन रन पैरेलल, ओके। And after once the P2 will complete, P4 and P5 can start their execution। ठीक, उनका भी बर्स्ट टाइम यहाँ पर गिवन है। अब ये दोनों अगर स्टार्ट हो गए हैं, जब P4 और P5 दोनों कंप्लीट हो जाएंगे तभी P6 और P7 स्टार्ट होंगे। क्यों? देखिए P4 का जो आउटपुट है वो P6 में जा रहा है और P5 का आउटपुट भी P6 में जा रहा है, तो ये दोनों की जरूरत है इसको। तो जब तक P4 और P5 एग्जीक्यूट नहीं होते P6 एग्जीक्यूशन स्टार्ट नहीं कर सकता। इन द सेम वे P7 भी नहीं कर पाएगा क्योंकि उसमें भी इनपुट दोनों ही प्रोसेसेस का जा रहा है। और P8 जो लास्ट प्रोसेस है उसमें P6 और P7 दोनों का इनपुट जा रहा है। तो जब P6 और P7 दोनों कंप्लीट हो जाएंगे, किसी भी प्रोसेसर में कंप्लीट हो, ठीक, लेकिन जब दोनों कंप्लीट हो जाएंगे तभी P8 स्टार्ट होगा। एंड P8 में देखिए एक और आ रहा है इनपुट, कहां से? P3 से। ठीक है, तो इसके पास 3 इनपुट है, देखिए P6, P7, P3। ये तीनों इनपुट जब मिलेंगे तभी P8 स्टार्ट होगा। तो बताइए कैसे करें शेड्यूलिंग? अब बताओ प्रोसेस P1 को किस सीपीयू में शेड्यूल करूं, 1 में कि 2 में? कौन से सीपीयू में शेड्यूल करें? किसी में भी। प्रोसेस P किसी में भी, राइट, किसी में भी शेड्यूल कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि अभी और कोई काम नहीं है, तो जो भी सीपीयू पहले फ्री मिलेगा इसके पहले जो वो काम कर रहे होंगे, या फिर किसी भी आर्बिट्री तरीके से आपने, चलो मैं P1 को नहीं, प्रोसेसर 1 को नहीं देती, मैं प्रोसेसर 2 को देती हूँ। यहाँ P1 यहाँ एग्जीक्यूट होगा कितने देर के लिए? 2 टाइम यूनिट के लिए। ठीक है, 2,
ये 0 से स्टार्ट हुआ है, ठीक, 0 से, यही नीचे लिख देती हूँ, ठीक है। टिल दैट टाइम प्रोसेसर 1 क्या कर रहा है? प्रोसेसर 1 में क्या हो रहा आइडल है? बैठा है। आइडल बैठा है, राइट, इट इज आइडल। ओके, आफ्टर टाइम 2 वी नाउ हैव 2 प्रोसेसेस P2 एंड P3। कैसे करें शेड्यूलिंग बताइए? एक में P2 को चला देते हैं और एक में P3 को डाल देते हैं, राइट। दोनों साइमल्टेनियसली एग्जीक्यूट हो सकते हैं, तो हम इस तरीके से शेड्यूल कर दिए। लेकिन P2 का देखो टाइम क्या है, 3 टाइम यूनिट तक ये एग्जीक्यूट हो जा रहा है। लेकिन P3 कब, यहां लिख देती हूँ, ठीक, लेकिन P3 कब एग्जीक्यूट हो रहा है? ये 3 नहीं होगा ना, 2 + 3 5 है ना। P2 एट टाइम 5 कंप्लीट होगा, लेकिन P3 का बर्स्ट टाइम यूनिट क्या है, 6, 2 + 6 8, ये यहां तक चलेगा, ठीक है, 2 + 6 8। तो P2 आपका एट टाइम 5 कंप्लीट हो जा रहा है, बट आपका P3 एट टाइम 8 कंप्लीट हो रहा है। क्लियर? अब बताइए क्या करें? P2 एग्जीक्यूट हो गया है, लेकिन P3 अभी एग्जीक्यूट नहीं हुआ है। लेकिन आपका डिपेंडेंसी ग्राफ बोलता है अगर P2 एग्जीक्यूट हो गया है तो आप P4 और P5 को स्टार्ट कर सकते हो। तो आप क्या करें, कैसे शेड्यूलिंग करें? एक प्रोसेसर में तो P3 एग्जीक्यूट हो ही रहा है, तो मैं यहाँ क्या स्टार्ट कर दूं? 5 + 2 7, 8 यूनिट के बाद आ रहा है ना, इसलिए ऐसा मैंने बनाया, ठीक। अभी भी दूसरे प्रोसेसर में P3 अभी भी एग्जीक्यूट हो रहा है, और यहाँ पर P2 भी कंप्लीट हो गया और उसके बाद P4 भी कंप्लीट हो गया। although P4 and process P4 and P5 can execute पैरेलली, बट दूसरा प्रोसेसर तो फ्री ही नहीं है, तो आप पैरेलल उसको एग्जीक्यूट नहीं कर पाए। लेकिन जब तक P3 एग्जीक्यूट हो रहा था, P4 भी एग्जीक्यूट हो गया, तो आप क्या करोगे, इसी को P5 दोगे, आइडल क्यों बैठाओगे, राइट। कब तक दोगे, कितना टाइम चाहिए इसको? 2 टाइम यूनिट चाहिए, 9 यूनिट तक। एंड टिल दैट टाइम, सी एट टाइम 8 P3 हैज कंप्लीटेड, प्रोसेसर 1 में P5 एग्जीक्यूट हो रहा है, लेकिन प्रोसेसर 2 में क्या आप कोई और प्रोसेस एग्जीक्यूट कर सकते हो? This idle time. P2 processor 2 cannot do till from 8 to 9 unit of time. अब देखिए, अब क्या एग्जीक्यूट करें? P6 और P7 एक साथ एग्जीक्यूट कर सकते हैं, है ना। P6 मैंने यहाँ दे दिया, P7 मैंने यहाँ दे दिया। P6 को चाहिए 4 यूनिट, 4 यूनिट मतलब 9 + 4 मतलब 13, और P7 को चाहिए 5 यूनिट, तो 9 + 5 14, 13 टाइम यूनिट तक एग्जीक्यूट होगा और P7 14 टाइम यूनिट तक होगा। अब देखो P6 जब कंप्लीट होता है प्रोसेसर 1 पे एट टाइम 13, हमारे पास अपने कॉपी में देखिए कौन सा प्रोसेसर, बस कौन सा प्रोसेस अब बच गया है? P8 बस बचा है। P1 से लेकर P8 प्रोसेसेस थे हमारे पास, अब सिर्फ P8 बचा हुआ है। P8 को स्टार्ट कर सकते हैं क्या? नो मैम, यहाँ पर नहीं कर सकते, तो क्या करेंगे? दिस इज आइडल टाइम। अब at time 14 now both of the processor are free. P8 किस में चलाए? किसी में भी नहीं, किसी में भी चला दे, ठीक है। तो P8 यहाँ एग्जीक्यूट कर देते हैं, और तब तक अगर कोई और प्रोसेसेस नहीं है तो दूसरा जो है वो क्या रहेगा, आइडल रहेगा, ठीक। एंड प्रोसेस P8 एग्जीक्यूट होगा, उसको चाहिए 4 यूनिट, ये है 14, 14 + 4 18। क्वेश्चन क्या था? At what time all the processes complete their execution? तो क्या लिखोगे? 17, 18, 19, 20 ये 4 ऑप्शंस दिए हुए थे, तो आप किस में टिक करोगे? 18 पे। क्लियर? मल्टी प्रोसेसर शेड्यूलिंग अगर कभी किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आता है तो आप बना लोगे। किस तरीके से करना है मैंने एक आइडिया आपको दे दिया है। कितने भी प्रोसेसर दे दे, बस आपको ये ध्यान रखना है कि क्या एग्जीक्यूशन ऑर्डर है, कौन किस पे डिपेंडेंट है। यहाँ पे डिपेंडेंसी ग्राफ दिया है, कहीं पर नॉर्मल टेबल में बताया होगा, तो आप उस हिसाब से अराइवल टाइम और बस टाइम दोनों दिया होगा। यहाँ अराइवल नहीं दिया है, डिपेंडेंसी दी हुई है, उसके हिसाब से आपने शेड्यूल किया, ठीक। अराइवल टाइम वाला तो आपको आता ही है, और ये भी आप एक तरीके से, मैंने अगर डिपेंडेंसी ग्राफ दिया है तो उससे कैसे शेड्यूल करना है ये आपको मैंने यहाँ पे बता दिया, ठीक है। क्लियर?